Hello everyone, this is CA Akanksha Somani, faculty member at Navkar Institute. I welcome you to Navkar Digital Institute, India's biggest learning platform. Today what I am going to do is I am going to give you a rapid revision of Chapter 5 of your Paper 2, Part A, Business Laws, जिसका Chapter 5 है Companies Act 2013, जिसका quick revision I will be giving you in 15 minutes. I hope you will enjoy and revise everything along with me. So let's start. First of all, what is a company? तो ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई हो या फिर प्रीवियस कंपनीज लॉ के अंडर रजिस्टर हुई हो, दैट इज 1956 या और भी किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर हुई। फीचर्स ऑफ कंपनी जिसका मैंने आपको मेमोरी टेक्निक दिया था टॉप क्लास। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी में ट्रांसफर हो सकते हैं शेयर्स इजीली। ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न रहेगी चाहे सारे के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए। कॉमन सील जो पहले मैंडेटरी था अब वॉलेंटरी हो चुका है। इट वुड बी इनफ अगर 2 डायरेक्टर्स के साइन हो जाए तो कॉमन सील लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेड लायबिलिटी, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का जो क्रिएशन है वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता एंड कंपनी रिक्वायर नेचुरल माइंड्स टू बी गवर्न, सो दैट इज द रीजन उसको हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। एज फॉर स्यू एंड बी स्यूड, कंपनी जो है वो स्यू कर सकती है और थर्ड पार्टीज भी कंपनी को स्यू कर सकती है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो उसके मेंबर्स, उसके क्रिएटर से अलग है। क्यों? तो आप देखोगे कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टीज परचेज डिस्पोज ऑफ कर सकती है, कंपनी का बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी स्यू कर सकती है, कंपनी कैन बी स्यूड। द लैंडमार्क जजमेंट वाज सैलमन वर्सेस सैलमन, जहां पे सैलमन की एक कंपनी थी जिसमें सैलमन डिबेंचर होल्डर भी था, शेयर होल्डर भी था। वो कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है तो बाहर वाले जो क्रेडिटर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि पहले पैसा हमको मिलना चाहिए, बट सैलमन वाज गिवन दैट मनी बिकॉज ही वाज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और सैलमन को हमने सैलमन एंड कंपनी से डिफरेंट माना था। कॉर्पोरेट वील, पर्दा, पर्दा नहीं, इसको हम लीगल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लीगल कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट जो कंपनी की आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट करता है उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर से, ताकि कंपनी की लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन के लिए इन लोगों को बिहाइंड द कर्टेन जो लोग हैं उन लोगों को रेस्पॉन्सिबल ना माना जाए, दैट इज कॉर्पोरेट वील। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे ये व्हील लिफ्ट हो सकता है और मैंने आपको बताया था कि लॉस फ्री जो टेक्निक है उससे आपको 5 सिचुएशन याद रख सकते हैं जब ये कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा। पहला सिचुएशन है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अगर लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए कंपनी बनाई जा रही है तो कंपनी को सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाएगा। द केस लॉ वाज एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, जहां पे कंपनी ने सब्सिडरी को अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए थे ताकि कंपनी का खुद का प्रॉफिट कम हो जाए और वो प्रॉफिट सब्सिडरी के P&L अकाउंट में दिखे और कंपनी को बोनस ना पे करना पड़े। तो लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए बनाई थी। सब्सिडरी एज एन एजेंट, मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। मर्केंटाइज को लाइसेंस नहीं मिल सकता था तो मर्केंटाइज ने सब्सिडरी के थ्रू अप्लाई किया तो सब्सिडरी को एजेंट बना दिया। फ्रॉड जो किया था हॉर्न ने गिलफोर्ड मोटर्स के अगेंस्ट। हॉर्न एक एम्प्लॉय था जिसपे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगा था कि वो कंपनी से कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकता है, तो उसने क्या किया, एक और कंपनी बना दी कि मैं तो कंपटीशन नहीं कर रहा पर ये कंपनी तो सेपरेट एंटिटी है, ये तो कंपटीशन कर सकती। तो अल्टीमेटली हॉर्न ने फ्रॉड किया था। Protection of revenue, the case law was Dinsho Manekji, which has been asked in the examinations in the past. एक रिच पर्सन जो टैक्स पे नहीं करना चाहता था तो उसने सारी इनकम 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करके वापस लोन ले लिया ताकि उसका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। एनिमी कैरेक्टर, एक कंपनी खुद से फ्रेंड या एनिमी नहीं हो सकती है, इसलिए इन सर्टेन सिचुएशंस हम कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है उन लोगों को चेक करेंगे कि वो एनिमी है कि फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड है तो कंपनी भी फ्रेंड है, अगर वो लोग एनिमी है तो कंपनी भी एनिमी है। द केस लॉ वाज डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर। टाइप्स ऑफ कंपनी उसके बाद हमने स्टार्ट किया था। द फर्स्ट टाइप वाज पब्लिक। पब्लिक मींस व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 कंडीशंस होनी चाहिए, RLP, restriction on transfer of shares, limitations on number of members to 200 and prohibit invitation to the public for issue of its securities.
नंबर ऑफ मेंबर्स 200 में हम करंट एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज जिनको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर्स मिले हों उनको काउंट नहीं करते हैं एंड जॉइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज वन पर्सन कंपनी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है, दोनों ही नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। फर्दर एक से ज्यादा कंपनी में ना मेंबर बन सकते हो ना नॉमिनी बन सकते हो एंड ओपीसी जो है एनबीएफसी की एक्टिविटीज नहीं कर सकती, सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। वॉलेंटरी कन्वर्जन करना है तो 2 साल, कंपल्सरी कब कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर एवरेज टर्नओवर फॉर रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़ एंड द पेड अप कैपिटल एक्सीड्स 50 lakhs, तो कंपनी को कंपल्सरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर इनटू ए प्राइवेट और पब्लिक। स्मॉल मतलब छोटी कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो और टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, होल्डिंग सब्सिडी सेक्शन 8 और स्पेशल एक्ट कंपनीज को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। फिर लायबिलिटी के बेसिस पे आइदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, ये लायबिलिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में लिखी होती है। शेयर्स वाली लायबिलिटी, जितना आपने शेयर का पैसा नहीं दिया उतनी लायबिलिटी लिमिटेड। गारंटी, जितना आपने मेमोरेंडम के हिसाब से गारंटी दी है कंपनी को उतनी आपकी लायबिलिटी, पर गारंटी वाली अमाउंट सिर्फ बाइंडिंग अप के टाइम पे मांगी जा सकती है और उस अमाउंट के लिए आप कब तक लायबल रहोगे, आपकी मेंबरशिप खत्म होने के 1 साल बाद तक। अनलिमिटेड, जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, होल्डिंग मतलब जिसके रिलेशन में दूसरी कंपनी सब्सिडी रखती है। सब्सिडी का मतलब जहां पे होल्डिंग कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, या तो खुद से या सब्सिडी के साथ मिलकर, या फिर वो होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोजिशन को कंट्रोल करती हो, मतलब मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव कर सकती हो, तो होल्डिंग मानी जाएगी। एसोसिएट मतलब जहां पे दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी नाम अनेक काम एक, काम इज समथिंग, गुड ऑब्जेक्टिव्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइसेंस्ड कंपनी, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। इसकी कंडीशंस है कि ये कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती और इनका जो भी प्रॉफिट आएगा वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लाइसेंस दे सकती है वो छीन भी सकती है अगर कंपनी ने कंडीशंस का ब्रीच किया हो, फ्रॉड कर रही हो कंपनी, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ कर रही हो कंपनी, देन लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अमालगमेशन का ऑर्डर दे सकती है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है, या कन्वर्जन का ऑर्डर गवर्नमेंट दे सकती है। फर्दर ये जो सेक्शन 8 है इसको काफी बेनिफिट्स है। 14 डेज नोटिस, कमिटीज बनाने की जरूरत नहीं है सेक्शन 8 कंपनी को, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म भी सेक्शन 8 में मेंबर बन सकती है। डोरमेंट और इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट इज स्टेटस, और ये स्टेटस या तो ऐसी कंपनीज को मिलता है जो नई बन रही हो और फ्यूचर में बिजनेस करना चाहती है, या फिर ऐसी कंपनीज जो लास्ट 2 इयर्स में एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना भर रही हो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस ना कर रही हो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के 4 एक्सेप्शंस थे, दैट वाज पेमेंट टू रजिस्ट्रार, फीस एज पर द एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस। फॉरेन जो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो। गवर्नमेंट जिसमें 51% स्टेक सेंट्रल, स्टेट या पार्टली सेंट्रल और स्टेट के पास हो। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन इसमें 51% गवर्नमेंट का स्टेक होगा, पर इसको किसी स्पेशल एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश किया जाता है। प्रमोटर्स, जिसको कंपनी बनाने का आइडिया आता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं, पर कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेसिफाई किया है कि जिसका नाम एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में लिखा हो वो पर्सन प्रमोटर, जो कंपनी को कंट्रोल करता हो वो प्रमोटर, जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हो वो प्रमोटर। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, क्योंकि प्रमोटर्स को आइडिया है तो वो इनकॉर्पोरेशन करवाएंगे, और इनकॉर्पोरेशन के लिए कहाँ जाएंगे, उस मोड पर। उस मोड पर कौन खड़ा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मोड पर मतलब एम का मतलब आप मेमोरेंडम में आर्टिकल्स लेके जाएंगे, उसको ऑफिस एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस बताएंगे, एक डिक्लेरेशन होगा जो इनसाइडर एंड एक आउटसाइडर देगा, जिसमें ये लिखा होगा कि फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है वो हो चुकी है। पर्टिकुलर सबमिट करने पड़ेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स के। एफिडेविट विच इज ऑल्सो डिक्लेरेशन नंबर 2 नाउ, उसमें 3 बातें होंगी और ये डिक्लेरेशन देंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स की हमने किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में कोई ऑफेंस नहीं किया है, लास्ट 5 इयर्स में हमने कोई फ्रॉड नहीं किया अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनीज लॉ, एंड द थर्ड थिंग इज ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय अस इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तब जाकर आरओसी रजिस्ट्रेशन देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है जो कंक्लूसिव एविडेंस होता है, और उसी दिन से कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होती है।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी जो कंपनी की पावर्स और लिमिट्स को डिफाइन करता है, उसमें स्पेसिफिक 6 क्लोजेस होते हैं। ANRI क्रॉस LOC 6 क्लोजेस आपको याद रखने हैं। एन का मतलब नेम क्लॉज, जहां कंपनी का नाम होगा, पब्लिक है तो लिमिटेड, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी है तो ओपीसी मेंशन करो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज जहां पे स्टेट लिखा होगा। लायबिलिटी जहां पे लिखा होगा लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड है तो शेयर्स वाली है कि गारंटी वाली है। ऑब्जेक्ट क्लोज जहां पे पर्पस मेंशन होगा। कैपिटल क्लोज जहां पे ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे एंड वैल्यू ऑफ ईच शेयर लिखा होगा। एसोसिएशन क्लॉज जहां पे सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स होगी, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, उनके सिग्नेचर, उनका ऑक्यूपेशन, कितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं, ये सारी डिटेल्स होगी एसोसिएशन क्लॉज में। और अगर कोई कंपनी 1% कंपनी है तो एक और क्लॉज होगा, वो नॉमिनी क्लॉज होगा, क्योंकि अगर मेंबर की डेथ हो जाए तो कौन सा पर्सन मेंबर बनेगा नया, उसके लिए नॉमिनी क्लॉज होता है इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के लिए बाय लॉज, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाते हैं एंड इसमें एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन भी होता है, हो सकता है, जो स्पेसिफिक कंडीशंस रखता है जिसके कारण स्पेशल रेजोल्यूशन से कुछ पर्टिकुलर क्लॉज चेंज ना हो पाए। शेयर्स दो तरह के, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी मींस व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब दो जगह प्रेफरेंस मिले, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में एंड दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑथराइज जो मेमोरेंडम में लिखी होती मैक्सिमम, ऑथराइज में से जितना इशू किया वो इशू, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब, जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है दैट इज कॉल्ड अप और जितना अमाउंट एक्चुअली मिला है दैट इज पेड अप। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अलावा कोई काम कंपनी कर रही है तो उसको अल्ट्रा वायरस बोलेंगे। विच इज नॉट इन द पावर ऑफ कंपनी, वो हमेशा नल रहेगा, वॉइड रहेगा, अनएनफोर्सेबल रहेगा, कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। ऐश्वर्य आयरन रेलवे एंड कंपनी वर्सेस रिची, जहां पे कंपनी वैगन्स बना सकती थी पर ट्रैक के लिए कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस था एंड इट वाज अनएनफोर्सेबल। डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड है तो वो रेटिफाई हो सकता है। आर्टिकल्स की पावर के बियॉन्ड है तो आर्टिकल्स कैन बी चेंज, बट मेमोरेंडम के बियॉन्ड है तो मेमोरेंडम कांट बी चेंज, मतलब पहले वाले एक्ट को आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो, बाद वाले एक्ट कैन बी रेटिफाइड। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है हम हर बाहर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके लिए ये प्रिज्यूम करेंगे कि उसने कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर नहीं पढ़ा है और फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज नॉट एज पर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, तो इट इज द मिस्टेक ऑफ आउटसाइडर, नॉट द मिस्टेक ऑफ द कंपनी, इट फेवर्स द कंपनी। द केस लॉ वाज कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राम मूर्ति, जहां पे कोटला वेंकट स्वामी ने एक मॉर्गेज डीड एक्सेप्ट की थी जिसमें 3 सिग्नेचर होने चाहिए थे एज पर द आर्टिकल, पर उसपे सिर्फ 2 ही सिग्नेचर थे, तो कोटला वेंकट स्वामी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई होगा एंड कंपनी इज नॉट लायबल अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी को बहुत बेनिफिट दे दिया, बाहर वालों को बेनिफिट दिया जाता है कि वो लोग ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनली सब कुछ सही चल रहा है। इफ समथिंग इज इन द पावर ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, तो उससे रिलेटेड जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग है वो अच्छे से हो चुकी है, ऐसा प्रिजम्पशन कर सकते हैं बाहर वाले। अगर कुछ इंटरनल इरेगुलरिटी भी है तो उसके लिए बाहर वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी एनफोर्सिएबल। केस लो था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, जहां पे रॉयल ब्रिटिश बैंक को बॉन्ड्स दिए गए थे जो सिक्योर थे, पर वो बॉन्ड्स के लिए जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं थी, तो इसलिए कंपनी ने डिनाई कर दिया टू रीपे द अमाउंट, सेइंग दैट रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास प्रॉपर्ली। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये इंटरनल अफेयर है और बाहर वाले ऐसा प्रिज्यूम कर सकते कि रेजोल्यूशन प्रॉपर्ली पास हुआ है, वो हर एक इंटरनल अफेयर में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। फिर आया एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट, उसको टर्कवेंट रूल भी बोला जाता है, और वो 3 एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर कोई पर्सन इनसाइडर है और उसे पता है कि क्या गलत हो रहा है तो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द केस लॉ वाज होवर्ड वर्सेस पेटेंट आईवी, जहां पे ऐसा था कि डायरेक्टर सिर्फ 1000 पाउंड तक अमाउंट बोरो कर सकते, पर एक डायरेक्टर ने खुद ही कंपनी के 31,500 का डिबेंचर्स ले लिया और अमाउंट कंपनी को लैंड कर दी और रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, तो उसको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीइंग ए डायरेक्टर ही इज एन इनसाइडर एंड ही नोज अबाउट द इरेगुलरिटी। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, अगर कोई पर्सन है और कोई क्लर्क है जो कंपनी की बिल्डिंग बेच रहा है तो आउटसाइडर को यार थोड़ा सा सस्पिशन तो होना चाहिए, अगर वो सस्पिशन नहीं कर रहा है तो इट्स हिज मिस्टेक, और इसके बेसिस पे हम कंपनी को फेवर करेंगे, कंपनी को ये
आउटसाइडर को बेनिफिट नहीं दे सकते हैं इस केस में, नहीं तो इट वुड बी इनजस्टिस टू द कंपनी। द केस लॉ वाज आनंद बिहारी वर्सेस दिनशो। दिनशो के क्लर्क ने आनंद बिहारी को बिल्डिंग सेल की, तो आनंद बिहारी को पावर ऑफ अटर्नी या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगना चाहिए था कि क्लर्क के पास इतनी ऑथोरिटी हो सकती है कि वो कंपनी की बिल्डिंग सेल कर दे। Forged document can never be enforced. The case law was Ruben versus Great Fincol, जहां पे रूबेन को शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ और वो शेयर सर्टिफिकेट पे 3 साइन होने चाहिए थे, पर साइन एक ही पर्सन ने कर दिए, जाली सिग्नेचर कर दिए 2 लोगों के। तो यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट ये चीज एनफोर्सेबल नहीं होगी। अगर उसको डैमेजेस क्लेम करने हैं तो वो उस पर्सन से करे जिसने फोर्जरी की है। I hope it was a good revision for you and you have reminded the entire companies that in those 15 minutes. Thank you friends, all the best. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.